अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। बजट पेश किया जा चुका है और कुछ दोबारा से जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उस पर मज़ीद तकारीर होंगी और उसके बाद कुछ ऐसी खिचमतानी के बाद, कुछ अपोजिशन के शोर हंगामे के बाद, कुछ पीपल्स पार्टी की नाराज़गियों मनाने के बाद ये बजट बिलाखिर मंजूर हो जाएगा। जिस दिन से बजट पेश हुआ उसके बाद से एक बहस हो रही है कि ये बजट कैसा था, ये बजट अवाम दुश्मन बजट है, ये IMF फ्रेंडली बजट है। तो फिर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या कभी जब से कम से कम हमने होश संभाला, ना कहूँ तो कम से कम सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा है, कि क्या हमने कभी ये देखा है कि कोई अवाम दोस्त बजट आया हो, या कभी हमने ये देखा है कि ये IMF फ्रेंडली बजट ना हो। और जब सवाल किया जाता है हुकूमत से कि जी IMF आप 2000 रुपये या 35,000 रुपये के नए टैक्सेस आवाम के ऊपर लगा रहे हैं, तो उनका कहना ये होता है, या IMF के कहने पे लगा रहे हैं तो उनका कहना ये होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस मुल्क की मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रही कि ये मुल्क आज इन हालात में किस तरह से पहुंचा या उसकी क्या वजूहात थी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके ऑप्टिक्स के लिए होती है। अगर आप आवाम पर टैक्सेस दर टैक्सेस लगा रहे हैं तो फिर आपको, चूँकि आप अवामी हुकूमत हैं या कम से कम आप क्लेम करते हैं कि आप एक अवामी और जमहूरी हुकूमत है, तो फिर आपको अपना जो आपका लाइफ स्टाइल है, ये जो आपकी अपनी शाहाना अखराजात हैं, उसमें भी आपको कटौती करनी पड़ेगी। सवाल यहाँ पर यह है कि वो आवाम जो 600 सीसी गाड़ी और 1000 सीसी गाड़ी नहीं ख़रीद सकती, उस आवाम के हुक्मरान उस आवाम के टैक्स के पैसों से 3000 सीसी गाड़ी और 2800 सीसी गाड़ी में कैसे फिर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वज़ीर आज़म का खर्चा हो गया, हुकूमती अखराजात हो गए, उस पर आपने किसी किस्म के कट्स नहीं लगाए। इसी तरह से जब बात होती है सैलरी क्लास की, मिडिल क्लास की, फिर आप कहते हैं कि जी जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं जो 1 से 16 ग्रेड के हैं, उनकी तनख्वाहें आप 25% बढ़ा देंगे, 17 से अबव जो है वह 22% बढ़ा देंगे। आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे जो मैं और आप टैक्सेस देते हैं, यानी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आप मज़ीद टैक्सेस लगाएंगे तो मुझे जो मैं टैक्स दे रही हूँ मुझे उसके लिए क्या मिल रहा है। और बहुत सारी बातें, रियल इस्टेट की आप बात कर लें, रिटेलर्स ताजरान की आप बात कर लें, ट्रेडर्स की आप बात कर लें, और उसके साथ साथ एक और सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर। हमने PTI की गवर्नमेंट में देखा था कि इसको बड़ा रिलीफ मिला था और एक इंडस्ट्री का इसको दर्जा दिया गया था और उससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी आया, लेकिन उसके बाद एक ज़बू हाली का शिकार हो गया। और आपने भी देखा होगा कि वो मुकम्मल तौर पर जो है इस स्टैंड स्टिल ये सेक्टर जो है वो हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें और कुछ और चीज़ें कि आम आदमी करे तो क्या करे, मिडिल क्लास क्या करे, इस हवाले से आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। इस पर हम ज़रा बात करेंगे। जो बजट की चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन उससे पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो इस हवाले से क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को इसमें कोई मुज़ायका होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है उसको हम जो ज्यादा अहले सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये आयद किया जाए। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। ये डेटा मौजूद है कि मेरे पास कितनी कारें हैं, मैं कितने बिजली के बिल देता हूँ, मैं कितने फॉरेन ट्रेवल करता हूँ। सो मेरा लाइफस्टाइल का सारा डेटा हमारे पास मौजूद है और मैं टैक्स कितना देता हूँ। लाइफस्टाइल का सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये डेटा महदूद है शहरियों की लाइफस्टाइल पर। जो हमारी एलीट क्लास के जो लाइफस्टाइल है उसका डेटा आपके पास मौजूद है, लेकिन आप उसमें आंखें बंद किए हुए। इस पर भी जो हमारे कल डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने जब सवाल किया, सनाउल्लाह खान साहब ने तो बड़े नाराज़ भी हुए और आग बगोला भी हुए और एक्सप्रेशन चेंज भी हुए। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके साथ साथ अतीक मीर साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं ट्रेडर्स इत्तेहाद कराची के। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन आबाद। अस्सलाम वालेकुम आरिफ जीवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सनाउल्लाह खान साहब सीनियर रिपोर्टर डॉन न्यूज़, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं इस डिटेल में फ़िलहाल नहीं जा रही है, जल्दी से कोई वो जो ग्राफ चीज़ें आपके सामने रख देती हूँ कि जो बजट का मजमूई हजम 18,900 अरब रुपये, सूद अदायगी कीमत में 9,775 अरब रुपये मुख्तस, टैक्स रेवेन्यू का अदा 12,970 अरब रुपये, शरह नमू का अदा 3.6% करने की तजवीज़। मेरा ख्याल है इसकी मैं डिटेल में नहीं जाती। ये वो चीज़ें हैं जो आप 3 दिन से लगातार सुन रहे हैं तो छोड़ देते हैं। तमाम मेहमानों से ज़रा इजाज़त लूँगी। सनाउल्लाह खान साहब, आप तो हीरो ऑफ द डे हैं। ये मुझे बताइएगा कि जो सवाल आपने पूछे उसमें ऐसी कौन सी
उनके शान से को नागवार गुजरी बात हुई तो आपने बहुत सच्ची और खरी की थी, लेकिन हुआ क्या? और ये सवाल जो थे वो एक आम आदमी के या एक जनरल क्वेश्चंस थे, हुआ क्या? मेरा बुनियादी मकसद और हमारी ये ड्यूटी है सवाल करना ना, वही मैंने ड्यूटी अदा की। मसला ये है कि जो बजट बनाया गया है ना, उसको देखते हुए उसमें एक पैसे का रिलीफ नहीं है, नॉट ए सिंगल पैनी। और ये किसी सियासी हुकूमत का बजट नहीं लगता। मैं 25 साल से बजट कवर कर रहा हूँ, मैंने किसी सियासी हुकूमत को ऐसा बजट बनाते नहीं देखा। भाई किस तरह कर सकते हैं, उन्होंने वापस अवाम के पास जाना है। तो वो उस सेंस में मैंने बात पूछी। और देखें, जो अभी ये कह रहे थे कि साहिब सरवत लोगों के पास, आपने जो स्लैब बनाए हैं उसमें तो हायर स्लैब को चेंज ही नहीं किया। जो पिछले साल था, जो उससे पहले साल था, वही रखा है। आपने तो मिडिल इनकम वालों का बेड़ा गर्क किया है जी। और 60 अरब रुपए दे के 75 अरब रुपए निकाल लिए हैं सरकारी मुलाजमीन से, और प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉई हैं उन पे 175-150 डाल दिए। तो खुदा का खौफ करो, आप हाइपर इन्फ्लेशन से गुजरे हैं। आप 2 साल से हाइपर इन्फ्लेशन है। Exactly. लोग बिजली का बिल ना देने से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। दुनिया में 52 रुपये किलो आटे गंदम की कीमत है, हम यहाँ 200 रुपये, पौने 200 रुपये, 150 रुपये किलो आटा खाते रहे हैं। और आज भी रेट थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन ये जब इसकी गंदम की कटाई और इसकी चुनाई वगैरह का सीज़न ख़त्म होगा फिर आप रेट देख लेना। तो भाई आप कहाँ बैठे हैं? और दूसरा, आपने पूरे बजट में आपने अपने अखराजात कम नहीं किए, बल्कि कमी नहीं की। पीएम हाउस का 30% इंक्रीज हुआ, नेशनल असेंबली सेनेट के 30% इंक्रीज हुए। जो सबसे बड़ी मुझे बात लगी, मुझे हैरानगी हुई, शर्म नहीं आती इन लोगों को। 34 करोड़ रुपए वजीर आजम ने अपने अपने दफ्तर को रेनोवेट करने के लिए रखे। 34 करोड़ रुपया। आप 40-40 करोड़ की गाड़ियों में फिरते हैं, जो आप बता रही थी ना, सेडन गाड़ियां होती हैं बुलेट प्रूफ जी। आपको शर्म नहीं आती? प्रोटोकॉल आपको चाहिए तमाम पॉलिटिकल एलीट को और बाकी लोगों को भी। आप देख लेना बाकियों की गाड़ियां भी देखिए। सिंपल सी बात है ना, आप गवर्नमेंट की गाड़ियां ले, पाकिस्तानी मेड या जो भी है, छोटी मोटी गाड़ियां, जब तक 800 सीसी वाली पर्सनली अफोर्ड कर सकते हैं जो गाड़ियां। जब तक ये करेंगे, पाकिस्तानी कौम देती है, टैक्स देने के लिए तैयार है। ये कैमरामैन दे रहा है, हर चीज पे 18% दे रहा है, तनख्वाह पे भी दे रहा है, सब दे रहे हैं। आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, जीवा साहब दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आप अपने आप को एग्जाम्पल तो पेश करें। Exactly. आप अपनी अयाशी छोड़ने को तैयार खातिर को असर नहीं होता, लेकिन जब अवामी हुकूमत होते हैं तो अवाम देखना चाहती है कि अगर अवाम पिस रही है तो आप कितना अपने आप सॉरी, मेरी एक बात सुन ले, सिर्फ मैं एक बात कहूंगा। चाइना कैसे चेंज हुआ, मौजे तुम का आप पढ़ ले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे आती हूँ। सिर्फ एक साइकिल थी, उसके पास 2 जो, उसको प्रोटोकॉल नहीं चाहिए था, उसे मुल्क से और अपनी कौम से मोहब्बत थी और उसने चेंज किया। तो ये इस किस्म की लीडरशिप आपको चाहिए, जो बदकिस्मती से नहीं है। एक लीडर जो आपका जेल में बैठा है ना, वो आने से पहले कहता था मैं साइकिल पे ऑफिस जाऊंगा, पौने 4 साल हेलीकॉप्टर से नहीं उतरा, पौने 4 साल। अच्छा मीर साहब, जरा मैं आपकी तरफ कोई आती हूँ। ये ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया है, मुस्तरद कर दिया, हर दफ़ा मुस्तरद कर देते हैं। हासिल हुसूल क्या होता है, रिजर्वेशंस क्या हैं आपकी? सर देखिए, बजट कहना तो बहरहाल ये इसका गलत होगा। ये बजट नहीं है, ये एक तूफान है जो उमड़ता हुआ हमारी तरफ आया है, और जिससे अगर इस पर खुदा न खास्ता अमल दरामद करने की कोशिश की गई तो मुझे लगता है कि ये लावा आवाम का शायद फट पड़े। देखिए, इस बजट का जो एक पहाड़ खड़ा किया गया, जो 18.5 या 18,900 अरब रुपए का, ये बता रहा है ये पहाड़ कि ये सिंसियर नहीं है। ये अपने लल्ले तुल्ले, अपनी अयाशियाँ, अपने तयुशात, अपनी मुराद, अपनी सहूलतें, जो मुफ्त इन्हें सहूलतें हासिल हैं, ये उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। ये सब सर वो ठीक है, लेकिन देखिए ना, जो हम आम ताजिर की बात करते हैं, आम दुकानदार की बात करते हैं, टैक्स वो नहीं देता, कैश में उसकी सारी ट्रांजैक्शन होती है, लाख 2-2 लाख की आमदनी हो जाती है, टैक्स नहीं होता, टैक्स नेटवर्क में नहीं है। देखिए, ये कह देना कि टैक्स नहीं देता, देखिए ये कह देना कि टैक्स नहीं देता, आप एक बिजली के बिल ही को उठा के देख लें, कौन सा टैक्स है जो नहीं देता। एक शहरी की हैसियत भी है ना हमारी। दरअसल सारा जो इबाम है वो फाइलर और नॉन फाइलर का है। फाइलर बनने के बाद 90% जो ताजिर हैं वो क्लेम करते हैं, एडवांस जो टैक्स अदा किया जा चुका होता है वो क्लेम कर सकते हैं। हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि इससे कोई रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल ताजिरों, सरमायाकारों और सनतकारों की है, उसका कहीं पर भी
उनकी मुश्किलात का अहाता नहीं किया गया। मैं एक बात मुझे कहने दीजिएगा नादिया, मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए एक मैसेज इस आकिबत नांदेश हुकूमत को पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस टैक्स बेस के एक गैर मुनसिफाना एक बजट से पहले अगर आपने काबीना का साइज़ कम ना किया, आपने गैर मुल्की दौरे ख़त्म ना किए, आपने गैर मुल्की दौरों में आपने तादाद कम ना की, आपने मुफ्त सहूलतें मुराद ख़त्म ना की, आपने अपने तरक्याती गैर तरक्याती अखराजात को, हुकूमती अखराजात को बिलखुसूस कम ना किया, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको टैक्स देना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। मैं समझता हूँ। अच्छा, अब अतीक मुर्शी साहब ठीक है, रुकिएगा यहीं पर रुकिएगा माजरत के साथ, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आऊंगी। तो जो हमारे साथ खाकान हसन नजीब साहब हैं उनसे भी जरा ना, लेकिन उससे पहले आरिफ जीवा साहब से पूछूंगी कि जो हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त हाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है वो किस स्टेज पर है, और सुना ये था कि बजट के बाद शायद कोई बेहतरी आएगी, तो क्या इसके इम्कानात हैं? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिले से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। खाकान हसन नजीब साहब, मुझे 2 मिनट खाली दे दीजिएगा सर, आपके पास आना है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात पे फिर आपका एनालिसिस होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आरिफ जीवा साहब ज़रा फरमाएगा, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, बड़ा बूम मिला था एक ज़माने में, लोगों ने बड़े अपने अपने सस्ते सस्ते घर भी बना लिया, आज के साल में देखिए पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त देखें, आपको मैं एक फिगर दे दूँ, आज से 3 साल पहले तक जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ये बात करते थे कि 8 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तानी लोगों का जो है दुबई में इन्वेस्ट हुआ है, 8 अरब डॉलर। आज जो लीक्स में फिगर आया वो 12 अरब डॉलर का, दुबई लीक्स का जो फिगर आया 12 अरब डॉलर का फिगर आया। ये क्यों आया और ये पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ? ये पैसा जो है वो हमारे ही सेक्टर से ट्रांसफ़र हुआ है। हम इसको ऑन करते हैं कि हमारे ही लोग वो पैसा लेकर गए। क्यों लेकर गए? गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। जिस ज़माने में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हमें एवरी थर्सडे आबाद को कॉल करते थे, और तमाम जितनी हमारी कंप्लेंट्स होती थी, चाहे वीआर से हो चाहे किसी इदारे से हो, उस इदारे के लोगों को कॉल करते थे कि जी बताएं इनके सामने कि आपकी क्या वापडा से आपकी प्रॉब्लम है, बताएं क्या इशू है। उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करते थे कि जी अभी इसको जो है वो हल करके दे। हमारी कई बातें ऐसी होती जो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी मानते थे, लेकिन एक लाइजन था। आज 10 साल के बाद, 2013 के बाद, ये बात नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 2013 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। आज ये पहला साल है कि ना हमें जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉल किया, ना हमें वीआर ने इस दफ़ा कॉल किया, ना हमें SIFC ने कॉल किया, किसी ने कॉल किया। ये बात तो हम तो नहीं कर रहे, ये बात तो चलें बिजनेस कम्युनिटी को सुनता नहीं। ये तो पीडीएम गवर्नमेंट के जो अलाई हैं, पीपल्स पार्टी, वो ये बात कर रही है कि हमें नहीं पूछा। हमें तो शायद ये लग रहा है कि ये जो बजट आया इसमें मुस्लिम लीग नून को भी नहीं पूछा गया। वो भी वैसे ऑफ द कट कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पूछा, उन्हें भी नहीं पूछा गया। बात ये है कि ये बजट जो है, ये बजट क्या, आप मुझे एक बात बताएं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का तो इस वक्त इन्होंने खुद ही अपने हाथों से जो है वो भट्टा बिठाया है। इसमें किसी और को बाहर, जब अपने दुश्मन हो तो बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इस तरीके से कर दिया, पहले तो जो है वो इन्फ्लेशन आया, वो इसको ले डूबा। हम चीखते रहे कि जी कार्टेल बना हुआ है सीमेंट सेक्टर में, हम चीखते रहे कि जी कार्टेल बना हुआ है स्टील सेक्टर के अंदर, कोई सुनवाई नहीं हुई, प्राइस बढ़ती रही। अब जो है वो उसकी वजह से 50 से 55% प्रोजेक्ट बंद होगा। मैं समझता हूँ जो इस दफ़ा जो बजट आया है, मेरे ख्याल है ये फिगर जो है वो 100% पे चला जाएगा। तमाम प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बंद हो जाएंगे, उसका इम्पैक्ट तमाम आपकी अलाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर आएगा, जो हम 72 अलाइड इंडस्ट्रीज। अब जरा खाकान हसन नजीब साहब, बहुत माजरत, पहले तो आपको मैंने काफ़ी वेट कराया, लेकिन मैं ये चाहती थी कि जो लोगों की रिजर्वेशंस हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं, वो आप भी सुने, और मैं फिर उसकी लाइट में आपसे सवाल करूं। सर, सबसे पहले तो ये बात हो रही है कि ये बजट बनाया किसने? अगर ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दोस्त कभी भी नहीं होता, लेकिन जो इसका सूरत हाल है, ये बजट इसी तरह से पास हो जाएगा आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, एक तो बात क्लियर है ना कि इस वक्त IMF की एंगेजमेंट सुप्रीम है ओवर ऑल अदर थिंग्स। मतलब फैक्चुअली ज़रा जून तक चले जाएं, पिछले 4 अरब डॉलर के रिजर्व चले गए थे, रुपया कमज़ोर हो रहा था, इन्फ्लेशन 38% पे थी, और पाकिस्तान को कोई फंड करने को तैयार नहीं था। एन IMF प्रोग्राम हैपन्स, आज 9 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है,
करंट अकाउंट थोड़ा सा संभल गया है, बल्कि काफी संभल गया, बट यू हैव पेड द प्राइस, ग्रोथ को तोड़ना पड़ा है, यहाँ इकोनॉमी खड़ी हुई है। खसारा 73 से पिछले 4 साल का मालियाती, ये जो फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, जो खर्च करते हैं, जो कमाते हैं, वो 73 से 7.5-8% पे चल रहा है। सो बजट का जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है वो ब्रोकन है। दिस इज द प्लेस टू स्टार्ट। सो अब इसमें IMF की एंगेजमेंट लाजिम व मलजूम है, बिकॉज कोई आपको एक टका देने को तैयार नहीं है। मल्टीलैटरल्स, आपके दोस्त अहबाब, और मैं इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस दे से टू मी यार, आई मीन गेट योर पीपल इन टैक्सेशन एंड वी विल गिव यू मनी नाउ, और गेट योरसेल्फ इन एन IMF प्रोग्राम। एक मिशन आया था, सना को शायद मालूम होगा, बहुत से और लोगों को मालूम नहीं है पाकिस्तान में, दिसंबर 2023 को, बिफोर दिस करंट IMF मिशन, वो मिशन ही TA मिशन था ऑन टैक्सेशन। एक रिपोर्ट पाकिस्तान से शेयर हुई थी। ये सब चीज़ें जो आज आपको दिखाई दे रही हैं, ये लार्जली वहाँ पे डिस्कस हुई थी, और एक जिसे कहेंगे फ्रेमवर्क बना था कि पर्सनल इनकम टैक्स में क्या तब्दीली करनी है। रिटेलर्स पे बहुत ही माइनर तब्दीली की है, अभी भी गवर्नमेंट होल हॉग नहीं गई, वो क्या तब्दीली करनी है। प्रॉपर्टी पे क्या 15% CGT लगाया है, मतलब अभी भी एक कमज़ोर अटेम्प्ट है, पर एक अटेम्प्ट किया है। एक्सपोर्टर्स को अच्छा किया है कि नॉर्मल रिजीम में लाए हैं। ये सारी बातें जो हैं डिस्कस हुई हैं। देखिए, आप सोच लीजिए ना, 9% टैक्स टू GDP रेशियो है, जिसका मतलब ये है कि 73 से 10 साल से यहीं पे खड़े हुए हैं। अब आपने तय करना है, आपके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो 15 से 16 पे हैं। मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। NFC अवार्ड में नादिया, हम कहते हैं ना जी ये फेंक दें, तब्दील कर दें, मैं कहता हूँ पहले फॉलो तो करें, पढ़ें तो लिखा क्या है। लिखा है कि वफाक 14.5% टैक्स टू GDP रेशियो सन 2015 में करेगा। आज 2024 में अगर आप देखें तो 9% पे खड़े हैं। अब आपने तय करना है, छोड़ दें IMF को थोड़ी देर। आप मुझे बताएं ना कि क्या आप नहीं चाहते कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो 4/3 से स्पेशल रजीम 1% टर्नओवर टैक्स देते हैं, आप उनको भी नॉर्मल रजीम में लाएं। क्या आप 30 लाख रिटेलर होलसेलर है इस मुल्क में, मेरे भाई बहन है, नॉर्मल रजीम में आए, इनकम टैक्स दें, छोड़ दें बाकी चीज़ों को। आप चाहते हैं ना सेल्स टैक्स नीचे आए, मैं भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेल्स टैक्स की शरह 10% होनी चाहिए। I want to argue this with the IMF. They will say, tell us where you are going to get the direct taxation. फिर आगे चलिए, जो दूसरी बात की गई है ये बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सारे भाई कह रहे हैं उसको रिन्यू करेगा। पाकिस्तान की इंटरेस्ट पेमेंट, पाकिस्तान की सब्सिडी रजीम, पाकिस्तान की पेंशन का रिफॉर्म। मैं नादिया टेबल पे बैठा था, मैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी आई टेल यू। 250 अरब की पेंशन कर रहे थे, धन 2012 की बात है। मैंने सबके सामने ये कहा कि जो इसकी प्रोजेक्शन है ये 500-600 अरब हो जानी है, आज 1014 अरब हो गई है। इतनी सारी कमिटीज वहीं पे खड़े, बिल्कुल करना चाहिए, एंड वी डोंट थिंक कि गवर्नमेंट को हम स्कॉट फ्री जाने देंगे। क्या 17 सब्जेक्ट जो फेडरल के नहीं हैं, पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, HEC, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ये प्रोविंस को जाने चाहिए। जब इनके पैसे दे दिए हैं प्रोविंसेस को, तो 600 अरब खर्च नहीं करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, ये सारे काम करने चाहिए, इसमें कोई दोबारा नहीं है। पर दैट डजंट मीन कि पंजाब का बजट आए। रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं होते? मैं इसका भी जवाब देता हूं, बट दैट डजंट मीन कि पंजाब का बजट आए और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 3.5 अरब रुपया हो उसमें, जबकि पाकिस्तान में 23% एग्रीकल्चर है, 1% लोग 22% जमीन लिए बैठे हैं। लेट्स बी रियलिस्टिक ना, हम IMF को, क्या IMF आती है भाई, आप ना जाएं, हम IMF के पास अथॉरिटीज कह दें हम नहीं जाते, try and run the country. So you want to run it, then make all these sacrifices. Everyone comes on board. आपका जो इस वक्त डॉक्टर है, लॉयर है, कंसल्टेंट है, नहीं देना चाहता टैक्स, you have to do enforcement. अब क्यों नहीं होता, इसका मैं इतना सादा जवाब दूंगा, नादिया, पिछले 10 साल में आपने FPR के कितने चेयरपर्सन तब्दील किए होंगे आपकी राय में? 6 से 8, 15, 20 के करीब। इफ मैं डॉन न्यूज के 10 सालों में 15, यानी 1 साल भी नहीं टिका कोई। 8 महीने was the tenure average. So you want to make your C-suite, which is chief executive.
अच्छा, सना ने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी है। सना, यू एंड आई बोथ नो कि जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं वो आखिरी 6 माह में तो अपने कागज ही ठीक कर रहे होते हैं, उनका माइंडसेट नहीं होता। मैंने गवर्नमेंट में बहुत काम किया और मुझे गवर्नमेंट ने बहुत, सना मेरे दफ्तर 6ठे फ्लोर पे इतनी दफ़ा आए हैं, मुझे गवर्नमेंट ने एक फील्ड दी, एक वक्त दिया, हमने IMF का प्रोग्राम 13-16 का किया, हमने किताबें लिखी हैं SOEs पे। You have not made your people also responsible and liable to do this work. So पहले तो ये तय करें कि पाकिस्तान का HR का इशू है, इसलिए FPR ठीक नहीं होता। ये हर जगह इशू है, बट FPR इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज डिस्कशन में अगले 3 साल के लिए ठीक है। एक आखिरी बात करूंगा, इससे लोग संभल जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, पाकिस्तान के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जिसका थ्रो फॉरवर्ड यानी कि 15 साल के प्रोजेक्ट्स पे चला गया है। और आखिरी बात ये करूंगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रेंड हूँ, ऑस्ट्रेलिया में अब भी काम करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपना FPR का हेड अपॉइंट किया है, 7 ईयर का टेन्योर दिया है उसको, और किसी को बाहर से नहीं जाके रिक्वेस्ट किया कि ATO ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस को आके ठीक करें, उस इंसान से तय किया है कि तुम्हारे रिजल्ट्स क्या होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं वापस आऊंगी तो इस बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। 2-3 चीज़ें जिस पर हमें बात करनी है। जैसा से सनाउल्लाह साहब अभी फरमा भी रहे थे कि गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके रेनोवेशन में आप 40 करोड़ 35 करोड़ उस पर आप झोंक रहे हैं, आपने हुकूमती अखराजात आपने कमी नहीं की है। पेंशन्स 1014 अरब रुपए आप पेंशन्स की मद में दे रहे हैं और उसमें 15% मजीद इजाफा आपने तजवीज़ कर दिया है। जो आपके सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में आप 20%, एक को 17 से ऑनवर्ड 22%, 1 से 16 आप उनको 25%। लेकिन जो मिडिल क्लास जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है वो काम शायद उससे कई ज़्यादा कर रहा है, लेकिन वो टैक्स दिए चला जा रहा है और दिए चला जा रहा है और दिए चला जा रहा है, और फिर उसको उसके बदले में मिलता क्या है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिन्होंने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सनाउल्लाह साहब ज़रा ये फरमाइएगा, अच्छा एक और चीज़ जो मैं ब्रेक पे जाने से कबल मुझे बात करनी थी, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। फिर जो आपके पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में हर दफ़ा इजाफा होता है, वो एक बहुत बड़ा एक लायबिलिटी बन गया और उसमें 15% हमने मजीद उसमें हमने तजवीज़ कर दिया कि उसमें इजाफा हो। सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा काम करते हैं, हम आप कम काम करते हैं। देखिए बात पता क्या है, पेंशन का इशू ये है कि आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है। आपको पता है पेंशनर ज़्यादा किसकी है? पाक फौज के पेंशनर ज़्यादा हैं। जो सिविल में जितने पैसे हैं ना उसका 70% वो तो दिफाई बजट में नहीं, वो दिफाई में सिविल बजट में शामिल है। डिफेंस मतलब जो दिफाई बजट है 2000 समथिंग अरब का, उसके ये अलावा है। जी डिफेंस में ये अमाउंट के इशू नहीं है। इशू ये है जो डॉक्टर नजीब साहब भी बात कर रहे थे कि आपने पिछले 15 साल में पेंशन रिफॉर्म्स, SOE रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, इस पर कोई 10 मरतबा कमेटियाँ बनी और वो भरे पड़े हैं कमरे उनकी रिफॉर्म्स कमेटियों। मसला ये है कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप इन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, कोई सियासी समझौते किए जाते हैं, पार्लिमानी सिस्टम में ये चीज़ें की जाती हैं, तो ये निज़ाम। अच्छा सॉरी मैं आपको ज़रा वहीं पर लेकर आती हूँ। जो पेंशन का हमने कहा ना कि 1014 अरब रुपए तकरीबन जो पेंशन की मद में जाते हैं, इसमें आपने कहा कि ज़्यादातर जो है नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट। जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी पेंशन नहीं, मसला ये सिर्फ रिटायर्ड फौजी नहीं है, आप सर्विस के भी हैं, लेकिन ये सारी इकट्ठी वो कितने % है ज़्यादा हिस्सा? मतलब है इस साल 800 अरब में 500 अरब आपके मिलिट्री की पेंशन है, 300 अरब आपकी सिविल की पेंशन है, ये रेशो है। अब नेक्स्ट ईयर क्योंकि वो बढ़ गई है, तादाद हर साल बढ़ती है, तो क्या 15% जो तजवीज़ की गई है यानी इजाफे की हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो आप क्या है उन्होंने देखें पेंशन बढ़ाई है, 25% तनख्वाह बढ़ाई है मुलाजमीन की, और आपको पता है टैक्स कितना लगा है इन स्लैब से? 225 अरब का। 225। और ये कितने बनते हैं पेंशन और ये मिला के? ये 70-80 अरब रुपए बनते हैं। तो आप किधर बैठी हैं? आप मुझे बताएं, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन भी है ना, बढ़ानी तो है, लोगों से वोट लेने हैं इन्होंने, लोगों ने, वरना आप बताएं अभी इस बजट पे सरकारी मुलाजमीन ने तो नहीं देने, वो सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास तबका जो प्राइवेट, चले मैं आपको वो बताता हूँ, जो 25% तनख्वाह बढ़ी है वो बनती है 55 से 60 अरब रुपए। नहीं वो तो ठीक है। और टैक्स कितना सरकारी मुलाजमीन पे पड़ा है? जो स्लैब आया है वो 75 अरब है सर, लेकिन वो सरकारी मुलाजमीन पे नहीं है ना, तो सब पर है ना, वो तो मेयर वो अलग है, वो 150 अरब है। सरकारी मुलाजमीन पर टैक्स और लगाया है? नहीं, वो स्लैब एक ही है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट आना है ना, सेक्टर का 150 अरब है, ओके, और जो सरकारी का 75 अरब है। तो 225 तो वो ले रहे हैं पर दे के, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है। अब जो लोगों को जब सैलरी आएंगी तो उनको पता चलेगा
पेंशन रिफॉर्म जो है जानबूझ के डिले की गई हैं। पेंशन रिफॉर्म्स तैयार हो चुकी हैं, पड़ी हुई हैं, अभी इनके इशू हैं, अभी ये चाहते ही नहीं है। इन्होंने बाकी चीज़ों से IMF के तमाम टारगेट तकरीबन अचीव कर लिए हैं। इन्होंने 30 जून तक उसको पास करा के जुलाई में इन्होंने IMF के साथ बेल आउट पैकेज का एग्रीमेंट करना है। और आपको पता है वो खबर मैंने ही दी थी कि पार्लियामेंट की स्टैम्प के बगैर एग्रीमेंट नहीं होगा IMF के साथ। तो ये तमाम जो नजीब साहब ने बताया था कि दिसंबर में जो टीम आई थी, फरवरी में उसमें रिपोर्ट जमा कराई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरा बजट है, वही बजट है। उन्होंने तैयार किया, इन्होंने तैयार नहीं किया। उसमें एक दो चीज़ें मिस हैं, वो बाद में हो जाएंगी। और बजट के बाद भी, क्योंकि आप जब 3 साल प्लान में जा रहे हैं तो दरमियान में कोई शार्ट चीज़ें, तो उस पर फिर आपको नए टैक्स लगाने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे। कोई सर मैं टैक्स देती हूँ, सनाउल्लाह साहब टैक्स देते हैं, जिस हमने कहा कैमरामैन टैक्स देता है, एक तो वो GST होता है, उसके अलावा फिक्स टैक्स देते हैं, फाइलर्स हैं, टैक्स पेयर हैं। हमें जवाब में क्या मिलता है? मतलब सिवाय इसके कि मैं अगर प्रॉपर्टी अपने खरीदूं या कुछ हो तो उस पर कुछ कंसेशन या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराऊं, मेरे इंसेंटिव्स क्या है कि अगर मैं फाइलर हूं? देखिए, मैं इस दफ़ा तो हमने बड़ी कोशिश की फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर। असल में मारना था इनको नॉन फाइलर को, इन्होंने शूट कर दिया फाइलर को। फाइलर मर गया है और नॉन फाइलर ज़ख्मी हुआ है अभी। इसको इस बजट में तो ये इस्तिलाह नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कि अगर ये पेंशन की रकम देते हैं किसी को, ये अगर किसी की तनख्वाह बढ़ाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, प्राइवेट सेक्टर में किसी की तनख्वाह बढ़ती है, ये पेमेंट कौन कर रहा है? ये पेमेंट जो है एक बिजनेसमैन कर रहा है, जो टैक्स पे कर रहा है। इन्होंने जो है वो मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास बना दिया है, लोअर मिडिल क्लास को गरीब कर दिया है, और बिजनेसमैन को ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनाने जा रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल है यही इनकी एक पॉलिसी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनाने जा रहे हैं। बिजनेसमैन को ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनाने जा रहे हैं। बिजनेस वाइंड अप करके मुल्क के बाहर जी, टेक्निकली यही हो रहा है ना, पिछले 2 साल में यही नज़र आ रहा है कि सब बाहर जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो बजट के फिगर्स हैं, इसमें आमदनी जो है वो 8 आने है और खर्चा कितना है 1 रुपया। ये टोटल बजट जो है कर्जा उतारने के लिए बनाया गया। अगर IMF के साथ इन्होंने कोई फाइनलाइज किया या IMF ने इसमें मुशावरत दी इनको, टोटल ये कर्जा उतारने के लिए बनाया गया है। टोटल आप बजट उठा के देख ले, सिर्फ कर्जे का बजट है। इसमें जो तरक्याती बजट इन्होंने रखा है, क्या ज़रूरत है तरक्याती बजट रखने की? क्या 1 साल सड़कें नहीं बनेंगी तो ये मुल्क बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। तरक्याती बजट का फायदा कौन उठाते हैं? आपके MNS उठाते हैं। MNS के लिए अलग इन्होंने रखे हैं, में यूज करते हैं। MNS फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मेडिसिन पे GST लग गया। जी नहीं, एक और चीज मुझे बताएं। रोटी कपड़ा, देखिए सनाउल्लाह साहब, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ों के लिए कौम रो रही थी। आज इन्होंने जो है तालीम के ऊपर भी जो है वो पेपर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अतीक मीर साहब, ज़रा फरमाइएगा, जो दुकानदार हैं, जो छोटे ताजिर हैं, उनके मसाइल और उनको टैक्स नेटवर्क में लाने का तरीक़ाकार क्या होगा? गवर्नमेंट तो यही चाहती है, आप तैयार हैं? बहुत आसान है। देखिए, कभी भी एक ही लाठी से सबको हाँकना ये दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स हैं। ताजिर का मतलब ये नहीं कि सब एक ही तिजारत करते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। आप देखें कि कहाँ क्या इबाम है, कहाँ किसको उठाना है, कहाँ किससे हिस्सा बकदर जुस्सा लेना है। लेकिन जो पॉलिसी बनती है उसमें सबको एक ही जकड़े में उतार लिया जाता है। ये गलत पॉलिसी है। और फिर सबसे बड़ी बात, दुनिया में स्टेक होल्डर्स को सामने बिठाकर अब पूछा जाता है कि तुम्हारे मसाइल क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, ये इस शरह से टैक्स लगे तो क्या अदायगी हो सकेगी, या ऐसा नहीं होता। ये सबब है कि गुज़श्ता ये 8 से 10 सालों में 4 मुख्तलिफ टैक्स सिस्टम आए और नाकाम हुए, क्योंकि ताजिरों को नहीं पता था कि ये उनसे तजावीज़ नहीं उनकी शामिल की गई, ना किससे मुशावरत हुई। अभी मैं जो बात सुन रहा था, देखिए नादिया, ये बजट पर बहुत सारी बातें माहिरीन बातें करेंगे, मुतासरीन भी बातें करेंगे। मैं तो ये समझा हूँ, जिसे अभी कहा ना कि कर्ज उतारने के लिए नहीं, कर्ज भी उतरे तो चले शुक्र है। ये सूद की किस्त देनी है जो पिछले साल 7,200 अरब थी, इस साल 9,500 अरब है, जिससे खुश होकर IMF इन हुक्मरानों को मज़ीद कर्ज देगा। इसलिए खुश होकर कर्ज देगा कि फिर अगले बजट में ये 9,500 जो हैं ये 12,000
अरब तक पहुंच जाएंगे। तो IMF को तो ये एक ऐसी दुकान मिल गई है जो उसके लिए मुनाफा ही मुनाफा है। सूद खोर का दिल वैसे भी सख्त होता है। IMF को इससे कोई उसे गर्ज नहीं है कि लोग यहाँ बिजली के बिल थामे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे से वो भीख मांग रहे हैं, उसे कोई गर्ज नहीं है। अब आप देखें कि कोई लिमिट होती है, आप किसी भी मद में इजाफा करते हैं तो सामने ये भी देखते हैं कि ये बोझ उठा भी सकेंगे कि नहीं। आपने बिजली के बिल को एक सुहाने रूह बना दिया। आप देखिए इस वक्त मैं क्या, आप क्या, ये जो लोग बैठे हैं आपके प्रोग्राम में, सबकी टेंशन बिजली का बिल है। तो जब आप कारोबार का बोझ बढ़ा देंगे, कारोबार को मुश्किल बना देंगे, और जिस तरह भी एक साहब ने कहा कि ये ओवरसीज़ में मुंतकिल होने जा रहा है, हर शख्स की ख्वाहिश है, यूथ चाहता है मुल्क से बाहर चला जाए, सरमायाकार बाहर चला गया, इसी तरह कारोबार वो सोचता है कि मुल्क से बाहर चले जाएं। तो जब ऐसी सोच आएगी और उस पर आप एक गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। अतीक मीर साहब, बिल्कुल अभी आप बिजली के बिल को रो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिक, क्योंकि आप कराची में बैठे हुए हैं। जो अभी इत्तला है, थोड़ी देर पहले PM ऑफिस से एक रिलीज आई, ऑल तो क्या प्राइम मिनिस्टर को खिताब करना था, लेकिन शायद उनके पास कुछ होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी जब सनती शोबे को हम बिजली कुछ सस्ती कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने कीमत में 10 रुपये 69 पैसे की कमी कर दी, ठीक है। और उसके बाद अभी जो प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक नेपरा ने बिजली के टैरिफ में 5.72 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है, जो कि 24 और 25 साल 2024 और 25 है। तो ये खुशखबरी है, और ये एक और चीज़ है जो हमने का प्रोग्राम में शामिल करें। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है, सनाउल्लाह साहब ये फरमाया कि ये देखिए आपने कुछ, जब ये गवर्नमेंट आई, खासतौर पर PDM की आई, तो वो सोलराइजेशन को बड़ा आपने इंकरेज किया। सोलर सिस्टम, प्लेट सस्ती हो रही हैं जी, आप अपने घर में सोलर लगाएं, पैनल लगाएं, ये वो 2-4 महीने तक पॉलिसी चेंज थी, फिर अचानक उनको ख्याल आया कि ये तो ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है, हम IPPs को जो पैसे दे रहे हैं उसमें हमें महंगा पड़ रहा है, अब आप उसमें दोबारा से कट लगा रहे हैं, उसमें आप उसमें टैक्सेस लगा रहे हैं। मतलब कोई सस्टेनेबिलिटी है इस पॉलिसी में? नहीं, इशू के एक तो ये पॉलिसी फेलियर है। देखें आपके पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 35,000 मेगावाट है, और आप कैपेसिटी है ना, जी कैपेसिटी है, आपको 24-25 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है अगर आप यूज़ करें ना करें। पिछले 1-1.5 साल में हुआ ये है कि सोलर सिस्टम सस्ते हुए हैं, पाकिस्तान में लगे हैं, बिजली महंगी हुई है, लोग सोलर पे शिफ्ट हुए हैं। सिर्फ ग्रीन मीटर पर 2,500 मेगावाट बिजली शिफ्ट हुई है। मतलब है सोलर आपका 2,500 मेगावाट सिस्टम खा गया उस डिमांड को। इसके अलावा जो ऑफ ग्रिड है वो इससे भी ज़्यादा है। तो आपके पास जो बिजली पड़ी है, जिसको आपने 17 से 21 रुपये कैपेसिटी पेमेंट देनी है, जब उसको लेने वाला कोई नहीं है। असल ये है आपकी, अभी जो गर्मी तो अभी शुरू हुई है ना, महीना पहले तक आपकी 11,000 मेगावाट टोटल आपकी डिमांड थी, तो बाकी बिजली पे आप कैपेसिटी दे रहे हैं खामखा, वो कैपेसिटी के लिए आप बिजली के प्राइस बढ़ा रहे हैं, और मजीद आपकी सोलर वो बिजली खाता जा रहा है। तो ये टोटल एक पॉलिसी फेलियर है कि ये आप कैसे इंकरेज कर रहे थे कि हम सोलर पैनल सस्ते कर रहे हैं, प्लेट सस्ते कर रहे हैं? इन्होंने सस्ते नहीं किए, आवाम लगा लें। इन्होंने किए इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हुए हैं, चाइना में सस्ते हुए हैं। चाइना की जो चाइना के पास आर्डर थे यूरोप के और वहाँ के कई शिप्स, वो आर्डर कैंसिल हुए हैं, वो उन्होंने हाफ प्राइस पे पाकिस्तान में भेज दिए, लोगों ने इंपोर्ट किए। तो ये IPPs से जो मुआहदे हैं ये कब रिन्यू होंगे? ये तो अलग-अलग डेट है, कोई 2027 में है, कोई 2035 में है। ये तो इनको नेगोशिएट करना पड़ेगा, और खुदा के लिए अगर ये नहीं करेंगे तो इस मुल्क में लोग बाहर निकल आएंगे बिजली के बिलों की वजह से। कौन करेगा? नेगोशिएट करेगा कौन? जो नेगोशिएट जिन्होंने करना है और फाइनलाइज करना है, सारे पार्टनर्स हैं इसके अंदर। इन IPPs के अंदर वो लोग पार्टनर है, आपके यहाँ के सियासतदान पार्टनर है, कौन करेगा इसको फाइनलाइज? अच्छा, दूसरा पेट्रोलियम लेवी का भी एक नया इन्होंने किया कि जी इसको क्या हम 80 पर लेकर जाएंगे। तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन, अच्छा अभी जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके मुताबिक इन्फ्लेशन भी हमारी थोड़ी सी कम, उसके जो आशारिये थे वो कम हुए थे, प्लस ये कि आपका ग्रोथ रेट भी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट आपका थोड़ा सा कम किया था, उसका इम्पैक्ट आएगा इस फिस्कल ईयर? देखें, इंटरेस्ट रेट कम हमारे सेक्टर में तो उसका इम्पैक्ट आया। स्टील सेक्टर जो है वो टोटल जो है 90% जो है वो बैंक फाइनेंसिंग पे लगता है, स्टील इंडस्ट्री जितनी भी लगती है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो रेट कम करते हैं हमारे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो हमारे रेट बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज खुद बेयर करती हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एंड यूजर के ऊपर डाइवर्ट करते हैं। ये जितनी जो इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है,
ये हम अपने ऊपर तो नहीं लेते हैं, हम तो आगे डाइवर्ट कर देते हैं एंड यूज़र के ऊपर। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम ये होता है, कोई कंटिन्यू पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे अभी फाइलर को कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, हमारी महंगाई हो जाती है, तो फिर हम उसको डिलीवर नहीं कर सकते जिस प्राइस में दिया हुआ था। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।